प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हाल ही की दो प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, टाटा समूह ने एयर इंडिया को विगत 27 जनवरी 2022 को भारत सरकार से खरीद लिया था। तब से टाटा इसे और विकसित करने तथा पुनः विश्व की एक प्रमुख एयरलाइन बनाने में लगातार प्रयासरत रहा है और इसी फरवरी 15 को उसने एयरबस तथा बोइंग नाम की दो प्रसिद्ध विमान निर्माता कंपनियों के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह एयरलाइंस के इतिहास में विमान खरीदी का सबसे बड़ा सौदा है। टाटा समूह ने 70 से 80 बिलियन डॉलर की लागत से, जो भारतीय मुद्रा में 57,000 से 58,000 करोड़ रुपए होती है, 470 विमानों की खरीदी का सौदा किया है। इससे पहले एक और भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने सन 2019 में 300 विमानों का सौदा किया था। इन 470 में से 250 हवाई जहाज तो वह यूरोपीय कंपनी एयरबस से खरीद रही है। बाकी 220 विमान विशाल अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग से खरीदे जाएंगे। सहमति में यह भी प्रस्तावित है कि यदि आवश्यकता हुई तो एयर इंडिया इसी बोइंग कंपनी से 70 विमान और खरीद सकती है। एयर इंडिया के पास अभी 140 विमान है। 470 विमान और इसमें जुड़ जाने पर इस कंपनी के पास कुल 610 विमान हो जाएंगे, जो एयर इंडिया को एक विश्व की प्रमुख एयरलाइन बनाने में मदद देंगे। अभी विश्व की सबसे बड़ी एयरलाइन अमेरिका की अमेरिकन एयरलाइंस है, जो 935 विमान रखती है। इन 470 नए विमानों में से 400 तो अपेक्षाकृत छोटे हवाई जहाज होंगे, जो घरेलू उड़ानों में काम आएंगे। इतनी संख्या में नए विमान जुड़ जाने से घरेलू विमानन को एक नई गति मिलेगी तथा यात्रियों की सुविधा में अपार वृद्धि होगी। बाकी 70 विमान आकार में बड़े होंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इस प्रकार एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी बड़ी वृद्धि होगी। टाटा समूह के इस विशाल सौदे से और भी कई संभावनाएं बनी हैं। प्रथम तो इस ऐतिहासिक सौदे ने भारत की वित्तीय क्षमताओं की ओर विश्व का ध्यान खींचा है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और उज्जवल बनाया है। इसके साथ ही भारत की ही एक एयरलाइन एयर इंडिया की गणना अब विश्व की प्रमुख एयरलाइंस में होने लगेगी। वह भारत में मध्य पूर्व से चलने वाली एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, एतिहाद और कतार एयरवेज के प्रभुत्व को भी कम करेगी। साथ ही वह लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस जैसी विमान कंपनियों से सहयोग कर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान क्षमताओं को और बल दे सकेगी। दूसरे ऐसे सौदे से भारत में 2 लाख नए रोजगार बनेंगे, जो निश्चय ही भारत के आर्थिक विकास में सहायक होंगे। साथ ही यदि टाटा समूह इन विमानों के उपकरण भी बनाता है तो और भी अधिक रोजगार भारतीयों को मिल सकते हैं। यही नहीं, यूरोप में भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि एयरबस एक यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी हजारों रोजगार इस सौदे से ब्रिटेन में पैदा होने पर खुशी जताई है। तीसरे ऐसे विशाल सौदे से स्वभावतः यूरोप और भारत के आर्थिक संबंधों को और गति मिलेगी। संभव है भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड पर समझौता निकट भविष्य में कर सके, जिससे भारत को अपने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। चौथे, इससे भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस सौदे पर प्रसन्नता जाहिर की थी, क्योंकि इतने बड़े सौदे से अमेरिका में भी लाखों रोजगार उपलब्ध होंगे। इससे दोनों देशों को फायदा होगा और राजनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। पांचवें, इससे भारत के विमानन उद्योग को एक नई गति मिलेगी। भविष्य में वह विमान निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है, जैसे कि वो कार निर्माण में विश्व का एक प्रमुख केंद्र बन गया है और लाखों कारें हर वर्ष बनाता और निर्यात करता है। अंतिम, इस सौदे से भारत के यात्रियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की उड़ानों के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी और व्यवसाय तथा उद्योग को भी गति मिलेगी। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखकर शहरयार की एक मशहूर गज़ल याद आती है। गज़ल के कुछ शेर इस प्रकार हैं।
सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ी को, ताहद्दे नज़र एक बयाबां सा क्यों है। रफ़ी का मतलब होता है दोस्त, और ताहद्दे नज़र एक बयाबान। ताहद्दे नज़र, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सहारा ही सहारा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है। सच में पाकिस्तान एक ऐसा मरुस्थल बन गया है जहाँ पीने को, खाने वाले को खाना नहीं है नसीब, और पीने वाले को पानी नहीं, बिना पानी के मर जाएगा वो। और एक और बात, विडंबना देखिए कि भारत जहां विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान उतनी रफ्तार से नीचे फिसलता जा रहा है। और भारत जहां 3.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, वहीं पाकिस्तान कुल 376 बिलियन डॉलर के साथ विश्व की 42वीं अर्थव्यवस्था ही बनकर रह गया है। इस वास्तव में हमारा सकल उत्पाद या जीडीपी पाकिस्तान से 9 गुने से भी अधिक है। साथ ही पाकिस्तान का भीतरी और बाहरी कर्ज अब बढ़कर उसकी जीडीपी का 4 गुना हो गया है, जबकि भारत का कुल कर्ज उसके जीडीपी का केवल 20% है। पाकिस्तान का बजट घाटा भी 8% का हो गया है, जिसे डेफिसिट कहते हैं, बजट डेफिसिट, जो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का एक और सबूत है उसकी कमर तोड़ महंगाई। भारत में महंगाई दर विगत कुछ समय से 5 से 6% रही है, हालांकि पहले इससे भी कम थी, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई दर 24% है, 24%। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए वित्त वर्ष में यह बढ़कर 33% तक पहुंच सकती है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं पाकिस्तान में कितनी महंगी हैं, इसका अंदाज इससे लग जाता है कि वहाँ गेहूं का आटा 145 से 160 रुपये प्रति किलो है, जबकि भारत में ये 30-35 रुपये प्रति किलो है। और यही नहीं, गेहूं का आटा मिलता भी नहीं है बाज़ार में, और इसके लिए आपको 10 या 20 बोरी के लिए आपको घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। दूध वहाँ ₹250 एक लीटर है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि दूध 250 रुपये लीटर, और पेट्रोल 272 रुपये लीटर। पाकिस्तान का रुपया भी तेज़ी से गिर रहा है, और अब $1 की कीमत पाकिस्तान की करेंसी में 272 रुपये है। साथ ही यदि पाकिस्तान के समक्ष एक और गंभीर समस्या है, जहां कि भारत के पास $572 अरब का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि विश्व में 5वीं सर्वाधिक राशि है। वहीं पाकिस्तान के खजाने में कुल $3 अरब ही बचे हैं। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान विदेशों से तेल ही नहीं बल्कि कारें, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य अनेक वस्तुएं खरीदता है, लेकिन उतनी छोटी सी राशि से वह भला क्या खरीद सकता है। इस गहराई संकट में केवल IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ही उसकी सहायता कर सकता है। लेकिन यदि उसने $1.2 बिलियन दे भी एक या $2 बिलियन दे भी दिए, तो उससे पाकिस्तान मुश्किल से 1 हफ्ते भर की और खरीद कर सकेगा। तो ये संकट का स्थायी समाधान तो नहीं है। स्थायी विकल्प तो पाकिस्तान के समक्ष एक ही है, वह है पुनः भारत में विलय। पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग और विशेषकर युवा वर्ग यही समाधान बड़े दिल से, उसकी दिली इच्छा है कि ऐसा हो, लेकिन इसके रास्ते में पाकिस्तान के फौजी जनरल हैं। यदि वहाँ का राजनीतिक वर्ग आतंकवाद का खात्मा करने को प्रतिबद्ध हो जाता है और भारत से आर्थिक संबंध पुनः स्थापित करता है, तो पाकिस्तानी जनता को बड़ी राहत मिल सकती है तथा एक स्थायी समाधान का रास्ता धीरे धीरे निकल सकता है। अन्यथा पाकिस्तान को डूबते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यदि यह वार्ता उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।